हेलो स्टूडेंट्स, टुडे हम करेंगे टॉपिक बैलेंस्ड एंड अनबैलेंस्ड फोर्सेस. So there are two types of forces, balanced and unbalanced forces. What are balanced forces? If the resultant of all the forces acting on a body is zero, the forces are called as balanced forces. अगर एक बॉडी पड़ी हुई है, उस पर जितनी भी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं, उनका रिजल्टेंट इक्वल टू जीरो है, then it means that forces are balanced forces. जब भी एक बॉडी पर बैलेंस्ड फोर्सेस एक्ट करती हैं, दैट बॉडी डज नॉट मूव, मीन्स दैट बॉडी ऑलवेज स्टेज एट रेस्ट पोजिशन एंड इट अपीयर्स एज इफ नो फोर्स इज एक्टिंग ऑन द बॉडी. सो हेयर वी टेक द एग्जाम्पल ऑफ अ हैवी बॉक्स. ठीक है, ये हैवी बॉक्स जो है किसी सरफेस पर रखा हुआ है. अब इस पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? इस पर फोर्सेस एक्ट कर रही हैं. एक तो सबसे पहली फोर्स है वेट ऑफ due to the weight of the box, force of gravity acting downwards. Second force is force of reaction that is exerted by the ground on the box acting upwards. तो ये equal and opposite होने की वजह से they cancel out. Then force is force of our push. We push the box from one side and from the other side force of friction will act on the box. These are also equal and opposite forces. Therefore, it appears that the resultant is zero and if no force is acting on the box. Therefore, the box remains in the rest position. Next example is of a suitcase. अगर हम एक suitcase को एक हाइट तक उठा के रखें, तो उस पर जो resultant force होगी that will be zero as it does not change its position. Again, tug ऑफ वार में क्या होता है? जब दोनों साइड से टीम्स एक रस्सी को खींचती हैं, दोनों साइड से फोर्सेस इक्वल लगती हैं, ऑपोजिट लगती हैं, तो द रोप डज नॉट मूव. किसी भी डायरेक्शन में रस्सी मूव नहीं कर पाती है, बिकॉज जो दोनों टीम्स फोर्सेस लगाती हैं दोनों साइड से, यू कैन सी दोनों टीम्स जो फोर्सेस लगाती हैं वो इक्वल एंड ऑपोजिट होती हैं, जिसकी वजह से वो रोप मूव नहीं करती. If a number of balanced forces act on a stationary body, body comes to remain in its stationary position. If a number of balanced forces act on a body, body continues to be in state of uniform motion. दो चीजें हो सकती हैं, या तो वो बॉडी रेस्ट में रहेगी या फिर वो बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव करेगी. फिर Though balanced forces cannot produce motion in a stationary body or stop a moving body, balanced forces क्या कर सकती हैं? Balanced forces can change the shape of the body. इन balanced forces जब भी किसी बॉडी पर एक्ट करती हैं, वो बॉडी रेस्ट पर रहती है, मूव नहीं करती. और बट बैलेंस्ड फोर्सेस जब भी किसी चीज पर काम करती हैं, उसकी शेप चेंज हो जाती है. एग्जाम्पल जैसे हम लेने एक बैलून की एग्जाम्पल, हम बैलून पर दोनों साइड से अपनी हैंड्स से फोर्स लगाएं, तो ये भी फोर्स इक्वल एंड ऑपोजिट होगी, बैलेंस्ड फोर्सेस होगी, जिसकी वजह से बैलून तो मूव नहीं करेगा, पर बैलून की शेप जो है वो स्फेरिकल से ऑब्लोंगेटेड हो जाएगी, एलिप्टिकल शेप की तरह हो जाएगी, बट वो बैलून मूव नहीं करेगा. अब करते हैं अनबैलेंस्ड फोर्सेस. अनबैलेंस्ड फोर्सेस क्या है? इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज नॉट जीरो, फोर्सेस आर कॉल्ड एज अनबैलेंस्ड फोर्सेस. सो एग्जाम्पल लेंगे एक टॉय कार की. इस टॉय कार पर कौन कौन सी फोर्सेस एक्ट कर रही हैं? एक फोर्स ऑफ ग्रेविटी ड्यू टू द वेट ऑफ द कार. सेकेंड इज फोर्स ऑफ रिएक्शन एक्सर्टेड बाय द ग्राउंड अपवर्ड्स, ऊपर को. Third force of push to one side, and fourth force will be force of friction that will be in the opposite side. Now forces unbalanced कैसे होंगी? अगर एक फोर्स दूसरी से उसका मैग्नीट्यूड कम होगा. फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अगर फोर्स ऑफ पुश से कम होगी, तो कार उसी डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी जिस डायरेक्शन में फोर्स ऑफ पुश लग रही है. सो देयर विल बी नेट अनबैलेंस्ड फोर्स, हेंस रिजल्टेंट विल नॉट बी जीरो. सो to move a stationary object, we have to push it and with a greater force than the opposing force of friction. Second example हम लेंगे हैवी बॉक्स की. बॉक्स को अगर एक साइड से पुश किया जाता है and with a force that is greater than the opposing force of friction, then the box will move. Third example is of suitcase. अगर सूटकेस को जब तक हम हाथ में पकड़ के अपवर्ड फोर्स उस पर एक्सर्ट करते रहेंगे, तब तक वो
बैलेंस्ड फोर्सेस रहेंगी। जब हम सूटकेस को रिलीज कर देंगे अपने हैंड से तो क्या होगा, अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी सूटकेस विल फॉल टू द ग्राउंड। अगेन नेक्स्ट एग्जांपल इज इन द टग ऑफ वार, दोनों टीम्स में से अगर एक टीम दूसरी टीम से ज्यादा फोर्स लगा रही है तो दैट रोप विल बी पुल्ड ऑन द साइड ऑफ द other team which is exerting greater force. So in this case unbalanced forces result in the motion of the weaker team along with the rope they are holding. So दो चीजें हो सकती हैं, when an unbalanced force acts on a body it produces motion in the body. unbalanced force से motion तो होती ही है, दूसरी चीज unbalanced force can also stop a moving body. एक चलती हुई चीज को रोका भी जा सकता है अनबैलेंस्ड फोर्स की मदद से। वो कैसे, अगर एक बॉल ग्राउंड पर मूव कर रही है तो अनबैलेंस्ड फोर्स से हम उस बॉल को रोक सकते हैं। So unbalanced forces acting on a body changes its speed or direction that we have studied. So reverse is also true. If speed or direction of motion of a body changes, unbalanced force is acting on it. अगर कोई चीज चलते हुए रुक जाती है इसका मतलब उस पर कोई ना कोई अनबैलेंस्ड फोर्स काम कर रही है, चाहे वो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही क्यों ना हो। यहाँ पर एग्जाम्पल ली है moving bicycle. A bicycle is moving even if there is no air resistance and the biker stops pedaling, that bicycle will stop due to the unbalanced force acting on it that opposes the motion of the bike. So it was scientist Galileo who observed that objects move on constant speed when no forces act on them. So if there is no force acting, unbalanced force acting on the bike, then the bike will go on moving forever and ever. Next we move on to न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन साइंटिस्ट था जिसने 3 लॉज ऑफ मोशन दिए हैं जिन्हें हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, न्यूटन्स थर्ड लॉ के नाम से जानते हैं। सो सबसे पहले हम करेंगे न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अ बॉडी एट रेस्ट will remain at rest and a body in motion will continue in motion in a straight line with uniform speed unless it is compelled by an external force to change its state of rest or of uniform motion. क्या स्टेटमेंट का मतलब है, एक बॉडी जो रेस्ट पर है वो रेस्ट पर ही रहेगी, एक बॉडी जो मूव कर रही है मोशन में है मोशन में ही रहेगी, मूव ही करती रहेगी। कब तक, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगाई जाए, तब तक वो बॉडी मूव करती रहेगी या रेस्ट पर रहेगी। तो यहां पर एक बड़ी इजी एग्जांपल ली गई है। मान लो एक बुक है जो टेबल पर है, रेस्ट पर है, तो बुक पर जब तक हम कोई बाहर से फोर्स ना लगाएं, अपने हाथ से उसे पुश ना करें या उसे पुल ना करें, तब तक वो बुक मूव नहीं करेगी। यहां पर बात हो रही है एक्सटर्नल फोर्स की, ऑब्जेक्ट के अंदर की फोर्स नहीं, बाहर से एक्सटर्नली उस पर फोर्स अप्लाई करेंगे तो ही वो ऑब्जेक्ट मूव करेगी। दिस इज न्यूटन्स फर्स्ट लॉ दैट कैन बी क्लियर विद दिस एग्जाम्पल। इसके साथ ही एक पॉइंट आता है इनर्शिया। व्हाट इज इनर्शिया? अब हमने देखा कि एक ऑब्जेक्ट रेस्ट पर ही रहेगी जब तक उस पर फोर्स ना लगाई जाए और मूव ही करती रहेगी जब तक कि उस पर फोर्स ना लगाई जाए। ऐसी क्या कैपेसिटी है ऑब्जेक्ट की जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट ऐसा बिहेव करेगी? दैट इज कॉल्ड एज इनर्शिया। सो व्हाट इज इनर्शिया? इनर्शिया इज दैट प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी ड्यू टू विच इट रेजिस्ट अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ये बॉडी की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक बॉडी जो है अपनी प्रेजेंट स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन को रेजिस्ट करती है। ग्रेटर द इनर्शिया ऑफ द बॉडी, ग्रेटर विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चेंज इन इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट। बॉडी का इनर्शिया जितना ज्यादा होगा हमें उतनी ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी बॉडी को स्टेट ऑफ रेस्ट से यूनिफॉर्म मोशन में लाने के लिए और मोशन से बॉडी को स्टॉप करने के लिए। सो ये किस फैक्टर पर डिपेंड करती है? इनर्शिया डिपेंड करती है मास पर। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मतलब एक बॉडी का जितना ज्यादा मास होगा उसका इनर्शिया उतना ही ज्यादा होगा। तो हैवियर चीजों को मूव करने के लिए ज्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी कंपैरेटिव टू द लाइटर ऑब्जेक्ट्स। ठीक है। सो अब हम एग्जांपल लेंगे यहां पर। मान लो एक स्टोन है, अब स्टोन और दूसरी है फुटबॉल, तो दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? स्टोन वुड हैव ग्रेटर इनर्शिया देन अ फुटबॉल।
So if we kick a football, it will move, whereas stone resists the change in its state of rest. So stone has more inertia than football. अगर हम एक क्रिकेट बॉल और रबर बॉल को कंपेयर करें, दोनों में से किसका इनर्शिया ज्यादा होगा? क्रिकेट बॉल का इनर्शिया ज्यादा होगा, बिकॉज क्रिकेट बॉल इज हैवियर एज कंपेयर टू द rubber ball. So at the end we come to know inertia of a body depends on its mass. एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं. अगर एक बॉडी का मास 1 किलोग्राम है और दूसरी बॉडी का मास 20 किलोग्राम है, which body will have more value of inertia? We know it depends upon mass. So a body having more value of mass will have more inertia. So here body having 20 kilogram mass have more inertia, hence it is very difficult to move the body having mass 20 kilograms. So we come to know to overcome the inertia and make a body move from the rest, we must apply an external force. So this is Newton's first law. So because Newton's first law describes inertia, therefore Newton's first law is also called as Galileo's law of inertia. Second name for Newton's first law will be Galileo's law of inertia. So this is also explained by another example. What happens in this example? They have taken glass tumbler, a card and coin. ग्लास टम्बलर के ऊपर कार्ड रखा है, कार्ड के ऊपर कॉइन रखा हुआ है. हम क्या करते हैं? कार्ड को कार्ड के ऊपर फ्लिक करते हैं, अपनी फिंगर्स से थोड़ी फोर्स लगाते हैं, तो क्या होता है? अब कार्ड और कॉइन दोनों रेस्ट पर हैं. जैसे कार्ड पर फोर्स लगाया, कॉइन फिर भी रेस्ट पर है, तो कार्ड मूव हो जाएगा पर कॉइन ग्लास के अंदर गिर पड़ा. ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज बोथ द थिंग्स वर एट रेस्ट एंड द फोर्स ऑफ अवर फ्लिक does not act on the coin, so the coin continues to be in its state of rest due to its inertia. And when the card moves away, coin falls into the glass tumbler because it prefers to maintain its state of rest due to inertia.